नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 1 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 1 जून आज हो गया है, तो कृपया करके जिन लोगों की आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है, जिनको लगता है कि वो आंसर लिख पाते हैं, तो पीटी मोड पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पीटी के हिसाब से ज़्यादा पढ़िएगा। वैसे आपको पढ़ना ही है, सिलेबस को ही बार बार पढ़ना है। सप्ताह में 1-2 दिन राइटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग डेली भी राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आंसर राइटिंग के साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि पीटी के लिए आज से थोड़ा सा अधिक पढ़ें। जिन लोगों की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, कृपया करके डेली लिखें ताकि आपकी लिखन शैली भी अच्छी हो। आधा 1 घंटा लिखने पर दीजिए, बाकी समय आप पढ़ने पर दीजिए। ओके, ध्यान रखिएगा एक चीज़, केवल एमसीक्यू लगाने से, केवल सेट लगाने से, ये कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है कि सेट लगा रहे बैठकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सेट लगाने से, एमसीक्यू लगाने से आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, बाकी समय आपको किताब ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इसी को अमल कीजिएगा। अभी से 1-2 घंटा सेट लगा लिया, बाकी दिन पूरा पढ़ना ही है, पूरा पढ़ना ही है। सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का न्यूज़ क्या है। तो इट्स रैप, मतलब कि आज इलेक्शन का अंतिम फेज़ है, 7th फेज़ है आज। और कुछ हॉट सीट हैं, जैसे बनारस का सीट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको हॉट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे वीआईपी सीटों में से एक है। वहाँ पर तो मोदी जी जीतेंगे ही, लेकिन एक बड़ा सीट माना जाता है। उसी के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर आज इलेक्शन है और आज अंतिम फेज़ का इलेक्शन है। एक बड़ा ही दुखदाई सी चीज़ होती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। 18 पोलिंग स्टाफ जो हैं उनकी डेथ हुई है हीट वेव के कारण से चुनाव के दौरान। 18 परिवारों को इस तरह का कष्ट झेलना पड़ा है हीट वेव के दौरान, हीट वेव के कारण से इनकी मृत्यु हुई है। तो एक छोटा सा ये हेडलाइन था। उसके अलावा है कि केजरीवाल जी आज जेल जाएंगे वापस। इनका जो अंतरिम जमानत था उसकी अवधि खत्म हो गई है, आज ये जेल जाएंगे। उन्होंने बोला है कि देश बचाने के लिए हम जेल जा रहे हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है, ठीक है। उसके अलावा मोदी जी मेडिटेशन में है। कहाँ पर हैं? तो विवेकानंद रॉक, कहाँ पर है ये बंधुओं? विवेकानंद रॉक है आपका कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में बिल्कुल दक्षिणतम छोर है भारत का, और यहीं पर विवेकानंद जी क्या है, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी विवेकानंद जी को। उसी के कारण से उसको विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल भी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तमिलनाडु में दक्षिणतम भारत का हिस्सा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी मेडिटेशन कर रहे हैं। आप फ़ोटो तो देख ही सकते हैं, शानदार सा फ़ोटो आया है उनका। अलग अलग एंगल से 6-7 फ़ोटो तो मैंने देखे ही हैं। तो मेडिटेशन कर रहे हैं। विवेकानंद रॉक कहाँ पर है, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये सब का सब दक्षिणतम हिस्सा में है, कन्याकुमारी के पास में है। उसके साथ में आज का सबसे शानदार न्यूज़ में से एक है कि एनएसओ ने डेटा रिलीज़ किया है। चूँकि एनएसओ ने डेटा रिलीज़ किया है इसलिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। एनएसओ ने किया है, किसने? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसने रिलीज़ किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा Q4 में वो 7.8% के आसपास रहेगा, और फाइनेंशियल जो ईयर है उसमें 8% के आसपास से हमारा जीडीपी का ग्रोथ रहेगा। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है कि उसकी जीडीपी काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रही है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो इसको कहा जाता है ग्रोथ कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर आपने पढ़ा होगा। ग्रोथ में क्या होता है, इससे मात्रात्मक वृद्धि होती है, जैसे जीडीपी बढ़ जाएगा, जैसे नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी। लेकिन विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें होता है जैसे देश में भूखमरी कम हो जाएगी, देश में गरीबी कम हो जाएगी, देश के लोगों का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, देश में एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम काफ़ी अच्छा हो जाएंगे, HDI में हम काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है पीटी एग्जामिनेशन में कि निम्न में से कौन कौन से पैरामीटर किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित है। और ये भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो निम्न में से किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए पैरामीटर को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये डेटा जो है ये परिवर्तित होते रहते हैं। एनएसओ का डेटा है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 8% के आसपास से जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा। ओके, उसके अलावा आज देखिए क्या है न्यूज़। आज हम लोग मैंग्रोव रिपोर्ट पढ़ेंगे, IUCN, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक संस्था है IUCN। इसका एक मैंग्रोव पर आधारित रिपोर्ट आया है वैश्विक स्तर पर, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। भारत के मैंग्रोव की कंडीशन को देखेंगे। साथ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार भी आज डिस्कस करेंगे डिटेल में।
सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। इसके साथ में हम लोग आज राजकोषीय घाटा को भी समझेंगे, क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा कम हो गया है। यूपीएससी पीटी में यहाँ से सवाल बहुत ही शानदार सा पूछा गया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज ये सब मूल टॉपिक होंगे आपके। उसके अलावा एशिया सिक्योरिटी समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा संभव हो सके तो। अब हम लोग कुछ ही दिनों में, आज या कल में ही आई थिंक, हम लोग क्या शुरू कर लेंगे, एक तो टेस्ट शुरू हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा ही, लेकिन हम लोग यूपीएससी पीटी एमसीक्यू चैनल पर शुरू कर लेंगे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पीटी एमसीक्यू मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा पढ़ने में। उसको कल या परसों से हम लोग शुरू कर लेंगे चैनल पर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। 71 बीपीएससी के लिए कल से 2 जून से टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है, जिससे 25 टेस्ट होगा और इसमें आपका 16 सब्जेक्ट वाइज होगा और 9 फुल लेंथ टेस्ट होगा। आपका टेलीग्राम पर ही होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस हमने रखा है। इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको दूंगा, मैं डिस्कशन का वीडियो दूंगा और काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगा। टेस्ट हमने सब्जेक्ट को रिवीजन के हिसाब से तैयार किया है कि भाई सब्जेक्ट का डिटेल में रिवीजन हो जाए। फुल लेंथ टेस्ट 9 रखा है, ताकि आपका क्या हो, तैयारी भी हो जाए, प्रैक्टिस भी सही से हो जाए। तो ज़रूर जुड़िएगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर टेस्ट का लिंक रहेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 71 बीपीएससी को लेकर भी एक मेंस आंसर राइटिंग चलता है, जिसमें डेली आंसर राइटिंग शुरू हो गया है। 6 का ज्योग्राफी अभी हम लोग लेखन कर रहे हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो एक डिटेल रूटीन में आपकी पढ़ाई होगी अभी से, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। 71 को लेकर अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िएगा। काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ दिनों के पश्चात ये ग्रुप बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप मुझे शुरू करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। इसलिए अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा, वरना फिर पीटी के बाद आपको मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं मुख्य न्यूज़ की तरफ में। अगर आपको जुड़ना हो तो आप ये व्हाट्सएप टेलीग्राम सब दिया रहता है, आप मुझे कहीं पर ही मैसेज करेंगे, आपको ऐड कर दूंगा मैं। देखिए आज का मुख्य न्यूज़ क्या है, आर्टिकल क्या है आपके लिए। IUCN नामक एक संस्था है, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, आपको क्या बताना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसको कब स्थापित किया गया था, भारत की आज़ादी के पहले या भारत की आज़ादी के बाद में, ईयर क्या था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके इसको कब स्थापित किया गया था। क्या ये यूएन से संबंधित है? यूएन से इसका कोई खास लेना देना है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, प्रकृति संरक्षण संघ ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई कि विश्व के आधे से अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष पतन का खतरा बना हुआ है। इसने बोला है कि दुनिया के 50% ज़्यादा मैंग्रोव के समक्ष पतन का खतरा बना हुआ है और हमें उसको सेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, और न केवल समुद्र का बल्कि आपके जानमाल को भी नुकसान होने से बचाता है। ये वाटर को भी कंजर्व करता है, पशु पक्षियों को भी आवास प्रदान करता है, उसके साथ साथ आपदाओं से भी आपको बचाने का काम करता है। मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव शीर्षक वाली रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 22 मई को कौन सा होता है? बायोडाइवर्सिटी डे होता है, पता ही होगा आपको। लेकिन इसमें रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ये किसने जारी किया है? तो ये IUCN के द्वारा तैयार किया गया है। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इस अध्ययन में विश्व के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के 36 विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में खतरों और पतन के जोखिम का आकलन किया गया है। जांच व परिणाम क्या है? विश्व के 50% से अधिक मैंग्रोव खतरे में है। ये किसने बताया है? तो ये IUCN नामक संस्था ने बताया है। विश्व के 50% अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष पतन का खतरा बना हुआ है। इसे या तो कमजोर, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पहला है कमजोर, कि कमज़ोर परिस्थिति हो गया है उस मैंग्रोव का। दूसरा है संकटग्रस्त, उसके पश्चात कौन सा है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ये 3 में इसको डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? तो IUCN के द्वारा। तथा लगभग 5 में से 1 गंभीर खतरे की स्थिति बनी हुई है। लगभग 5 में से 1 मैंग्रोव के समक्ष में क्या है? तो गंभीर रूप से खतरा बना हुआ है, और इसका अगर विनाश होता है तो बहुत बड़ा स्तर पर हानि होगा इंसानों के लिए। विश्व के मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र वाले 1/3 प्रांत समुद्र के जलस्तर वृद्धि कारण गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। चूँकि आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहे हैं सारे ध्रुव के बर्फ़, तो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। इसके कारण सब मैंग्रोव की क्या खासियत होती है ना, कि समुद्र के अंदर निश्चित गहराई तक ही वो होते हैं।
जहाँ पर उनको सूर्य के प्रकाश मिल सके। अगर उनको गहराई में ज़्यादा ले जाएंगे तो वहाँ भी मैंग्रोव नहीं पाया जाता है, और बिल्कुल ही बिना पानी के भी मैंग्रोव नहीं पाया जाता है। इसलिए इनको बड़ा ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, इनका बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो भी सूख जाएंगे, पानी कम हो गया तो भी सूख जाएंगे, गर्मी ज़्यादा हो गया तो भी सूख जाएंगे, और ठंड ज़्यादा हो गया तो भी सूख जाएंगे, ये है ना। जिससे अगले 50 वर्षों में वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 25% भाग जलमग्न हो सकता है और इनका विनाश हो सकता है। दक्षिण भारतीय मैंग्रोव का अधिक खतरा है। देखिए क्या बोला गया है कि साउथ जो है भारत, उसमें जो मैंग्रोव है उनको ज़्यादा खतरा है। दक्षिण भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो श्रीलंका व मालदीव के साथ साझा है को गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड के श्रेणी में रखा गया है। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश के साथ साझा और पश्चिमी तट पाकिस्तान के साथ साझा मैंग्रोव कम चिंतनीय है। इसमें बोला गया है जो इस एरिया के मैंग्रोव हैं उनको ज़्यादा खतरा है, जो इस एरिया के मैंग्रोव हैं, और जो यहाँ पर मैंग्रोव हैं, यहाँ पर जो मैंग्रोव हैं उनको कम खतरा बताया गया है। यानी कि उत्तर भाग में जो है मैंग्रोव उनको कम खतरा है, दक्षिण भाग में जो है उनको ज़्यादा खतरा है। इसका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इस तरह के कई बार कंपेयर करके स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं करंट आधारित। अगर उनको कठिनतम सवाल बनाना होगा तो इस तरह का सवाल बना सकते हैं वो। अगला देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा। पहला क्या था? पहला था कि डूबने के कारण से, दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण से। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो लगभग 33% मैंग्रोव को प्रभावित कर रहा है। 33% यानी कि 1/3 को क्लाइमेट चेंज के कारण से खतरा महसूस हो रहा है। इसके बाद वनों की कटाई, विकास, प्रदूषण और बांध का निर्माण आता है। इन सभी कारणों से भी क्या हो रहा है? मैंग्रोव को खतरा पहुँच रहा है। चक्रवात, टाइफून, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बढ़ती आवृत्ति, तीव्रता कुछ समुद्री तटों पर मैंग्रोव को प्रभावित कर रही है। साइक्लोन का बार बार आना, और जब आना तो भीषण तरीके से आना। तूफान, टाइफून ये सब एक ही होते हैं। चक्रवात ये सब अलग अलग नाम है, केवल एक ही लगभग फेनोमेना होता है। इन सब के कारण मैंग्रोव को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि देखेंगे आप, ये मानवीय कारण है और ये प्राकृतिक कारण है। हाँ, इसको हमने कैटलिस्ट के तौर पर हमने ये जरूर किया है कि हमने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है। ये कुछ जरूर हो रहा है, लेकिन ये मूल रूप से ये नेचुरल कॉज हैं और ये मैन मेड कॉज हैं। आपको दिख रहा है कारण इसका। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वैश्विक प्रभाव। उत्तर पश्चिम अटलांटिक, उत्तरी हिंद महासागर, लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी के तटों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है IUCN के द्वारा। संरक्षण प्रयासों के अभाव में लगभग 7065 वर्ग किलोमीटर, 5% अधिक मैंग्रोव नष्ट हो जाएंगे। 2050 तक 23,672 वर्ग किलोमीटर, लगभग 16% जलमग्न हो जाएंगे। यानी कि आने वाली जनरेशन मैंग्रोव जैसी चीज़ों को हो सकता है अपने आँख से ना देख पाए। इतना सारा हिस्सा इसका विनाश के कगार पर पहुँच रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो मैंग्रोव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यही स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से उष्णकटिबंध या दुनिया में ही कहीं पर भी, ये देखिए दुनिया है, ये आपका कौन सा हो गया? विषुवत हो गया। और अगर उष्णकटिबंध देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है, इसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। इसके थोड़ा ऊपर भी पाया जा सकता है, इसके थोड़ा नीचे भी पाया जा सकता है। कर्क से लेकर मकर के बीच में मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ना तो इनको ज़्यादा शीत बर्दाश्त है, ना तो इनको ज़्यादा गर्म बर्दाश्त है, इसीलिए उष्णकटिबंध के क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। विषुवत के एरिया से भी ज़्यादा उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में रहते हैं। ओके, इन पारिस्थितिकी प्रणाली की विशेषता यह है कि ये खारे पानी, ज्वार भाटा, कीचड़ युक्त, ऑक्सीजन रहित मिट्टी जैसी कठोर परिस्थिति को भी झेलने में क्षमता रखते हैं ये, और खारा पानी को भी झेल लेते हैं ये लोग। जहाँ पर मिट्टी में ऑक्सीजन कम है उसको भी झेल लेते हैं ये लोग। ओके, मैंग्रोव आवरण। विश्व का लगभग 40% मैंग्रोव दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो सिंगापुर और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएंगे उधर, और दक्षिण एशिया यानी कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन इलाकों में पाया जाता है। विश्व का 40% हिस्सा आपको यही आंकड़ा दे देगा कि विश्व के 90% ज़्यादा जो मैंग्रोव हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। दक्षिण एशिया कुल मैंग्रोव आवरण का लगभग 3% भारत में ही है। पिछले आकलन की तुलना में भारत का मैंग्रोव आवरण 54 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। भारत वर्तमान मैंग्रोव आवरण 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। बहुत ही क्लिष्ट फैक्ट है ये, बहुत ही कठिन फैक्ट है। हो सके तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
भारत के मैंग्रोव आवरण में सबसे बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल का है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल का। सुंदरवन है कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से गुजरात अपना, उसके पश्चात से अंडमान और निकोबार आइलैंड है जिसका स्थान आता है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव भारत में कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में है। एक क्रम लगाने को दिया जा सकता है आपसे। अकेले पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में देश के 41.85% मैंग्रोव आवरण है। इस क्षेत्र में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है जो विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। सुंदरबन जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये इसमें 2 देश साझा करते हैं। बांग्लादेश भी यहाँ पर शामिल है और भारत भी शामिल है। ये अपने बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। सुंदरी नामक यहाँ पर मैंग्रोव पाया जाता है, जिसके कारण से इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुंदरवन। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने देखा है, तो गुजरात ने। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके पश्चात से कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इन्हीं इलाकों में है। उड़ीसा में भी कुछ पाए जाते हैं। उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा मैंने बोला, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ही मैंग्रोव का अच्छा खासा आवरण है। साइक्लोन से बचाने का काम करती है उड़ीसा को ये। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपका अलग अलग राज्यों का अलग अलग योगदान। उड़ीसा में भी 5.04% है। आप देख सकते हैं गुजरात में 23% है। उसके अलावा आपको अंडमान निकोबार में 12% दिखेगा और वेस्ट बंगाल में आपको 42% दिखेगा। तो तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम है जिसमें 6.44% है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके पश्चात से गुजरात, उसके पश्चात से अंडमान है, उसके पश्चात से महाराष्ट्र है, फिर आपका उड़ीसा का स्थान आता है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कौन से उपाय किए हैं, तो तटीय विनिमय क्षेत्र विनियम क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन का गठन किया केंद्र सरकार ने 1986 एक्ट के तहत में, जिसके तहत क्या है, अपशिष्ट का डंपिंग, औद्योगिक या अन्यथा CRZ के भीतर औद्योगिक गतिविधियां, इन क्षेत्रों में भूमि सुधार और भवन निर्माण, इन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है जो क्या करते हैं, जो मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाते हैं। और कोस्टल एरिया में ये रेगुलेशन लागू है कि आप वहां पर डंपिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं कचरे का, क्योंकि मैंग्रोव को नुकसान होता है। रेगुलेशन तो है लागू, लेकिन सामान्य तौर पर इसका पालन नहीं होता है। मैंग्रोव प्रवाल भित्तियों संरक्षण प्रबंधन में केंद्रीय क्षेत्र की योजना या मैंग्रोव संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं को लागू करने हेतु तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है भारत सरकार। और कुछ साल पहले ही मिस्टी नामक पहल को शुरू किया गया है। मिस्टी पहल किससे जुड़ा हुआ है बंधुओं, तो ये जुड़ा हुआ है आपका मैंग्रोव के संरक्षण से। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रायंगुलर इनकम, इसका पूरी फुल फॉर्म है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मिस्टी पहल किससे जुड़ा हुआ है, तो मैंग्रोव के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, मैंग्रोव के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित भूमि पर समुद्री तटरेखा के साथ साथ मैंग्रोव कवर को बढ़ावा देना, सतत विकास का समर्थन करना और कोमल तटीय क्षेत्र को संरक्षण करना, ये इसका मुख्य रूप से काम रखा गया है। तो भारत में मैंग्रोव कितने पाए जाते हैं, IUCN का रिपोर्ट क्या है कि दुनिया के 50% ज़्यादा मैंग्रोव के समक्ष में खतरा है और ये विलुप्त हो सकते हैं। किन किन कारणों से, जलवायु परिवर्तन के कारण से, जलस्तर बढ़ने के कारण से, मानवीय कारण से, प्राकृतिक कारणों से ये नष्ट हो सकते हैं। तो कारण पता चल गया आपको, डेटा पता चल गया आपको, भारत में स्थिति पता चल गया, संरक्षण के उपाय पता चल गया। यही कंप्लीट टॉपिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि भारत में फिस्कल डेफिसिट जो है ये आपका कम हुआ है, 5.6% पर आया है, जो कि सही माना जा रहा है। दरअसल में 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 5.6% है। पिछले वर्ष ये 5.8% था। 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में 5.8% का राजकोषीय घाटा था, जो कि वर्तमान में कम होकर 5.6% के आसपास आ गया है। ये अच्छा माना जाता है। अगर हम लोग पैसे के टर्म में देखें तो 16.53 लाख करोड़ रुपए, लगभग 5.63% जो है वो GDP का हमारा राजकोषीय घाटा चल रहा है। और GDP हमारा ग्रोथ होने का अनुमान 8.2% का लगाया गया है, जो कि सही है। अगर हम इस हिसाब से चले तो सही रहेगा। इसके पश्चात से हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, आपको याद होगा इस बार का फुल फ्लेज बजट जो है वो अब आएगा जब नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा ना 4 जून के बाद, तो उसके बाद आपका बजट आएगा। तो इसमें ये था कि अंतरिम बजट में भारत सरकार ने ये बोला था कि हमारा करीब में 17.34 लाख के आसपास में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ये जा सकता है। GDP का 5.8% के आसपास में जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट को जितना अनुमान था उससे कम कर रहा है फिस्कल डेफिसिट, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये तो हम लोग समझेंगे ही कि भाई क्या
होता है वो चीज़। लेकिन और देखिए क्या है कि इस साल अभी तक में नेट टैक्स कलेक्शन जो है वो 23.26 लाख करोड़ रुपए के आसपास फाइनेंशियल ईयर 24 में बनेगा, ऐसा अनुमान है। और एक्सपेंडिचर जो होगा वो 44.42 लाख करोड़ के आसपास में बनने जा रहा है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इनको कंफ्यूज मत होइएगा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी होते हैं। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स की बुक उठाइएगा और एक एक लाइन में इनकी परिभाषा केवल रट लेंगे तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में करंट पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा था। यूपीएससी ने हमेशा की तरह एक शानदार सा सवाल बनाया, वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक। उसने पूछा कि बजट भाषण इतना लंबा चौड़ा क्यों होता है, इसी तरह का कुछ सवाल था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसने यही पूछा था कि बजट भाषण इतना लंबा चौड़ा क्या होता है, जबकि उसमें योजनाएं वगैरह तो कम ही होती हैं। तो ये सवाल किसने पूछा? यूपीएससी ने पूछा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसी प्रकार का सवाल रहता है उसका। जो बेसिक चीज़ कोई नहीं पढ़ता वही पूछ लेता है। तो दरअसल में इसमें क्या रहता है, तो FRBM एक्ट के कारण से राजकोष को नियंत्रित करने संबंधित उससे जुड़े हुए प्रावधानों से जुड़े हुए चीज़ें जो रहती है वो बजट में ज़्यादा रहता है। इसके कारण से बजटीय जो भाषण होते हैं या बजट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट होते हैं वो इतने लंबे चौड़े से होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था बजट FRBM एक्ट 2003। उसके कारण से ये होता है। आपको मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जब यूपीएससी PT PYQ हम लोग करेंगे, अब तो शुरू ही करेंगे, तो उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा। बेसिक चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आपके सामने से गुजरता है उसमें आप बड़ी बड़ी चीज़ें तो देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं देखते, उसी कारण से आप गलती कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है दरअसल में, और क्या उसका डेफिनेशन होता है, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, कौन कौन से एक्ट बनाए गए उससे जुड़े हुए, क्योंकि एक सवाल की गारंटी होती है राजकोष से जुड़े हुए चीज़ों से। ओके, चलिए देखते हैं उसको डिटेल में। राजकोषीय घाटा और इसका प्रबंधन। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। राजकोष, खजाना भारत सरकार का राजकोष, इसमें मान लीजिए आया 100 रुपया, व्यय हो गया 120 रुपया। तो 100 में से 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 20 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है। -20 होगा, 100 में से 120 को घटाएंगे तो ये माइनस में जब आया तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये घाटा हो रहा है। क्या राजकोषीय घाटा हमेशा खराब ही होता है? नहीं। इसलिए भारत सरकार हमेशा कभी भी ये नहीं बोलती कि मैं राजकोषीय घाटा को जीरो करने जा रहा हूँ, क्योंकि राजकोषीय घाटा का एक निश्चित % भारत सरकार को बना कर रखना होता है, क्योंकि दुनिया भर से ऋण वगैरह लेने में उसको काफ़ी सहूलियत हो जाती है इसके कारण से। और राजकोषीय घाटा हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भारत सरकार के व्यय अधिक हैं और आय जो होती है वो कम होती है। दुनिया के सभी देश इस चीज़ को फेस करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोरोना का पीरियड आया था तो हमारा राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग बंद हुए थे और खर्चा जो गवर्नमेंट का है वो बढ़ गया था हेल्थ के कारण से। ओके, तो देखिए क्या है ये राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है कि आय हुआ 100 रुपया और खर्च हो गया 120 रुपया, तो 20 रुपये का राजकोषीय घाटा हो गया। इतना ही आसान है ये। GDP है हमारा मान लीजिए 1 लाख करोड़ का और खर्चा हो गया हमारा 1.5 लाख करोड़, तो हम बोल देंगे कि भाई नुकसान हो गया है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो गया है। जब किसी सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो सरकार को घाटा पूरा करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है। अब आपका 100 रुपया का आपका घर से आया, 120 आपने व्यय कर दिया, तो 20 रुपया आप किसी से लेंगे, तो भारत सरकार भी वही करती है। कर किसी भी सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्या होता है? कर। जो आप टैक्स देते हैं, आप बिस्किट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, आप खाना खाते हैं उस पर भी टैक्स है, जो आप पानी पीते हैं उस पर भी टैक्स है। तो भारत सरकार के आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। वर्ष 24-25 में सरकार की कर प्राप्तियाँ 26.02 लाख करोड़ रुपये, जबकि राजस्व 30.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है 24-25 में अनुमान है कि 30.8 लाख करोड़ खर्च होंगे और खर्च नहीं, कुल प्राप्त होगा, जिसमें से आपका क्या है कि कर प्राप्तियां 26.2 लाख करोड़ होगा, जबकि कुल राजस्व 30.8 होगा। कर के अलावा भी भारत सरकार के आय के कुछ स्रोत हैं, लेकिन वो कम है। आप देख सकते हैं कर से कितना कमाती है, 26.02 लाख करोड़। इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब होता है शामिल। दूसरी ओर जब किसी सरकार के पास राजकोषीय अधिशेष होता है तो उसकी आय उसके खर्चे से अधिक हो जाती है। अब किसी के पास राजकोषीय सरप्लस में चल रहा है, यानी कि उसके घर से 100 रुपया आ रहा है लेकिन वो खर्चा 80 रुपया ही कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 20 रुपये का वो सरप्लस है, वो सेव करता जाएगा। हालांकि सरकारें अक्सर अधिशेष में नहीं चलती हैं,
इन दिनों अधिकांश राजकोषीय घाटे वगैरह देखे ही जाते हैं। अगला देखिए क्या है, सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है। अब जैसे मान लीजिए आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, 100 रुपया आया, आप खर्चा 200 रुपया कर रहे हैं, थोड़े से शौकीन टाइप के इंसान हैं, तो ये 100 रुपया कहाँ से लाएंगे, आप मांग कर लाएंगे या कहीं और से लाएंगे। तो भारत सरकार भी उसी प्रकार से करती है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं। अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के सरकार मुख्य रूप से बंद पत्र बाजार से उधार लेती है, बॉन्ड बाजार से उधार लेती है, बॉन्ड से, जहाँ ऋणदाता सरकार द्वारा जारी बॉन्ड खरीदकर सरकार को ऋण देने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। ओके, वर्ष 24-25 में केंद्र बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए की सकल राशि उधार देने की उम्मीद है, जो वर्ष 23-24 के लिए सरकार उसके उधार लक्ष्य से कम है, क्योंकि उसे 24-25 में अपने खर्च को उच्च जीएसटी संग्रह के माध्यम से वित्त पोषित करने की उम्मीद की जा रही है। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो बजट जब आता है ना, बजट, तो उसके साथ साथ ये डेटा ढेर सारे आते हैं आपके पास में, तो उसमें से आपको ये सब तैयार करना होता है। जो वर्तमान में करेंट का डेटा आया है, आप उसको भी तैयार करके जा सकते हैं कि 5.6% के आसपास भारत सरकार का इस बार का राजकोषीय घाटा रहने वाला है। जैसे जैसे सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होती है, सरकार के बंद पत्र की मांग कम होने लग जाती है, सरकार मान लीजिए डूबने का कगार पर है, तो कोई उसका बॉन्ड खरीदेगा क्या उस सरकार में कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं। अब कोई मान लीजिए किसी के पास कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी नहीं है, वो आपके पास एक बॉन्ड लेकर आएगा कि आज आप मुझे 100 रुपया दे दीजिए, 1 महीने बाद हम आपको 120 रुपया देंगे। तो आपको पता होगा कि आदमी की लचर स्थिति है, 120 कहाँ से, 100 रुपया भी नहीं दे पाएगा हमको, तो आप उसका बॉन्ड नहीं लेंगे। लेकिन सरकार की जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो उसके बॉन्ड की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार तो देगी ही आज न कल पैसा, जिससे सरकार को उधारदाताओं को उच्च ब्याज दर का भुगतान करने की पेशकश करनी पड़ती है और सरकार के उधार लेने की लागत जो है वो बढ़ जाती है कई बार। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, आरबीआई क्रेडिट बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रत्यक्ष रूप से सरकारी ऋण की सुविधा प्रदान करता है, जबकि केंद्रीय बैंक सीधे प्राथमिक बाजार से सरकारी बंद पत्र नहीं खरीद सकते हैं। तो द्वितीयक बाजार में निजी ऋणदाताओं से बॉन्ड हासिल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में संलग्न हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा तरलता का यह प्रभाव सरकारी उधार प्रयासों को प्रभावी ढंग से समर्थन देता है। सरकार जो उधार लेती है उसके लिए आरबीआई भी थोड़े बहुत ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट में बॉन्ड को बेचकर कुछ पैसे कमाकर भारत सरकार को देती है, और अभी तो अपना डिविडेंड भी देना शुरू किया है आरबीआई ने, जिसके कारण से भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जिस दिन आरबीआई ने भारत सरकार को 2 लाख करोड़ के आसपास अभी दिया था, तो उस दिन ये भी न्यूज़ था कि इससे फिजिकल डेफिसिट भारत सरकार का कम हो सकता है, आपने देखा होगा। तो वो यही कारण था कि आरबीआई भी भारत सरकार को 2 लाख करोड़ दे रही है, तो उससे फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, निस्संदेह उससे कम होगा। ओएमओ के माध्यम से केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप में नए धन का सृजन शामिल है, जिससे संभावित रूप से समय के साथ अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि होती है। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, अब ये क्या है, जिसको ज़रा समझते हैं। आरबीआई ने बोला कि ये हमारा बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड है, आओ ले जाओ, इसके बदले में आप बॉन्ड लीजिए और इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे, या तो आप बॉन्ड दीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं। दोनों में क्या हो रहा है, पैसे या तो आ रहे हैं आरबीआई के पास में, या तो आरबीआई के पास से पैसे जा रहे हैं। अगर मार्केट में पैसे का सप्लाई, कैश का सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति बन सकती है। इसलिए भारत सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन उसी स्थिति में सपोर्ट करती है जब मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं किए जाते। इन्फ्लेशन का तात्पर्य क्या होता है कि जो अपने भारतीय रुपया है उसका जो वैल्यू है उसमें कमी आने लग जाए। ओके, सामान्य अर्थों महंगाई, जब महंगाई की स्थिति होगी तब भारत सरकार और आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन से बचते हैं। ओके, मौद्रिक नीति के द्वारा भी, मौद्रिक नीति टाइट या मौद्रिक नीति लूज करके भी भारत सरकार अपने फिजिकल डिफिसिट को कम कर सकती है। ओके, इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत में राजकोषीय प्रबंधन संबंधित कानून कौन सा है। तो एक बहुत ही शानदार सा कानून है और इसी से यूपीएससी ने सवाल पूछा था। FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एंड बजट प्रबंधन इसको कहा जाता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट प्रबंधन एक्ट इसको कहा जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है भारत के राजकोष को सही से चलाने में। 2003 में स्थापित FRBM अधिनियम ने बजट मॉनिटरिंग, बजट मैनेजमेंट है, इसी के कारण से पूछा था कि बजट में और क्या क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा हो जाता है।
तो वही पूछा था यूपीएससी ने। ऋण कटौती के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिसका लक्ष्य 24-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक सीमित करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि बाद के राजकोषीय प्रक्षेप पथ इन लक्ष्यों से भटक गए। केंद्र का बकाया ऋण मूल रूप से कल्पना की गई सीमा से अधिक हो गया है। एफआरबीएन समीक्षा समिति रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य सरकार के लिए ऋण जीडीपी अनुपात 60% की सिफारिश की है, जिनमें केंद्र सरकार के लिए 40%, राज्य के लिए 20%। लेकिन हमारा जो एफआरबीएम के तहत में लक्ष्य रखा गया था उसको हम सही से अचीव नहीं कर पाए हैं और अपना ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ गया है। लेकिन दुनिया के जितने भी विकसित देश देखेंगे आप, अमेरिका हो, जापान हो, उन सभी का ऋण जीडीपी अनुपात उनके जीडीपी से भी ज़्यादा दिखेगा आपको। जीडीपी है 100 रुपया, लेकिन ऋण जीडीपी अनुपात है 120 रुपया। तो ये होता है जब सरकार का खर्च ज़्यादा होता है, जब सरकार डेवलपमेंट के लिए काम ज़्यादा करती है, तो वहाँ पर इस चीज़ देखी जाती है। ओके, अगला है कि भारत सरकार और क्या क्या कर सकती है। इसके लिए ऋण को घाटे को कम करने के लिए, बजटीय घाटे को, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार और क्या क्या कर सकती है। तो राजकोषीय अनुशासन की खर्च कहाँ पर करना है, कहाँ पर खर्च कटौती करना है, इसका ज़रा ध्यान रखें। राजस्व संग्रह में वृद्धि कर सकती है, व्यय को युक्ति संगत बना सकती है, ऋण प्रबंधन के लिए रणनीति बना सकती है। इसके द्वारा फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया जा सकता है। इतने देर से मैंने बकवास नहीं किया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जो आपके समक्ष एग्जाम में सवाल आएंगे तब मेरी बात आपको याद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ क्या है कि दरअसल में दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार ये गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर में इन्होंने क्लेम किया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि हरियाणा गवर्नमेंट को आप ये आदेश जारी कीजिए कि हमारे पानी का सप्लाई जारी रखे, हमारे पानी का सप्लाई कम ना करे। इसके साथ साथ इसने हिमाचल गवर्नमेंट के लिए भी बोला है कि पानी का सप्लाई जारी रखे। दरअसल में पानी कहाँ से आता है दिल्ली में, तो यमुना नदी से होकर आती है। यमुना पता ही होगा, यमुनोत्री बंदरपूछ के आसपास से निकलती है। उसके पश्चात हिमाचल हरियाणा से बहते हुए दिल्ली में आती है। ये दिल्ली में हीट बढ़ने के कारण से, गर्मी बढ़ने के कारण से कहीं पर भी क्या होता है, वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। देखिए दूसरा चीज़ क्या है, वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। वाष्पीकरण तेज़ी से क्या होगा, जल्दी सूखेंगे नदियाँ, झीलें, ये सब जल्दी सूखेंगी। लेकिन हीट बढ़ने के कारण से वाटर का डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है। तो दोहरी समस्या होती है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो जा रहा है। इसके कारण से समस्या गंभीर हो जाती है। तो दिल्ली में जो अलग अलग रिजर्वायर बनाए गए हैं दिल्ली शहर को पानी सप्लाई करने के लिए, उन्हें पानी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, कम हो रहा है। इसी को लेकर गवर्नमेंट कहाँ पर गई है, तो ये गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको क्या पता चल रहा है कि हीट वेव का अगर राजनीतिक रूप से आपको देखना पड़ेगा प्रभाव, कि राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि वाटर को लेकर क्राइसिस शुरू हो सकता है, जल को लेकर विवाद शुरू हो सकता है। जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं, दक्षिण भारत में भी बेंगलोर शहर में आप पानी सूख गया था, तो उसके लिए उन्होंने दूसरे गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। उसके पश्चात से दिल्ली में आप देख ही सकते हैं, दो राज्यों के बीच में राजनीतिक संकट जो है वो शुरू हो जाता है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, इस प्रभाव को। बाकी हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में क्यों गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद का निपटान करना सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है उसको ज़रा हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ, मौलिक अधिकार अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक अथवा आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार इसको कहा जाता है कि इस मुद्दे पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही समाधान कर सकता है। अनुच्छेद 131 ये भी ध्यान रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। ये मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद से संबंधित है जिसमें विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, यानी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान को डिफाइन किया जाना है या विधि के सम्मत कोई बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिस पर कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है, भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ राज्यों के बीच में विवाद। भारत सरकार है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य है या एक से अधिक राज्य हैं, है ना। एक और भारत सरकार किसी राज्य या राज्य एवं दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा और क्या क्या है, तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए विवाद हैं, उनके चुनाव से जुड़े हुए विवाद हैं, तो वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुना जाता है। ध्यातव्य है कि वैसे विवाद जो भारतीय रियासतों के साथ हुई संधियों या किसी ऐसे रियासत द्वारा
हस्ताक्षरित संधि से उत्पन्न हुए हों, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारता अथवा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेद भी वर्णित हैं, जैसे अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधी मामले अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा कि उसका मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय की भी शक्तियां दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर मिलेगा आपको एम लक्ष्मीकांत में, उसको थोड़ा सा ध्यान पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो मूल क्षेत्राधिकार मैंने बताया है, बाकी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एशिया सिक्योरिटी समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ये पीटी फैक्ट होगा आपका। एशिया सिक्योरिटी समिट का आयोजन ये सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। द एक्सचेंज अकर्ड एट द सांग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर। एशियाज़ बिगेस्ट डिफेंस फोरम है ये। सांग्रीला दरअसल में होटल है, वहीं पर ये वाद विवाद होता है। तो वहीं पर इस बार एशिया सिक्योरिटी समिट का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर अमेरिका, चीन ये सब बैठ के बातचीत करें, क्योंकि ताइवान को लेकर काफ़ी टेंशन उत्पन्न हो गया है। तो ये कहाँ पर हो रहा है एशिया सिक्योरिटी समिट, तो ये हो रहा है सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में। सांग्रीला बहुत ही फेमस एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी डायलॉग है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज़ से जुड़िएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। डिस्कशन काफ़ी अच्छा करता हूं मैं। तो आपको पहला वीडियो तो सभी के लिए उपलब्ध होगा टेस्ट सीरीज़ के डिस्कशन का। दूसरे वीडियो से हम लोग केवल पेड मेंबर्स के लिए रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।